हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो देखिए दोस्तों, आप क्या अरे यार हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपन ने इसकी 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। आज इसकी 4th क्लास है। जिसने भी 3 क्लासेस नहीं देखी हो, देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए दोस्तों, अपना 2 दिन से क्लास नहीं हुआ था। आज अपना क्लास लेकर अपन सामने आए हैं और आज अपन करेंगे, कुछ रहे फॉर्मूले थे, उसके बाद अपन कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज कुछ फॉर्मूले बेस्ड आपको कुछ मैं बता दूंगा कि किस तरह से अपन आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अब मैंने कल आपको एक वो बताया था पिछले वीडियो में कि डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है जब आपको 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हों, x1 y1 x2 y2। तो क्या होता था? फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक सिंपल फॉर्म हो गई डिस्टेंस फॉर्मूला की। इसके बाद अगर देखिए, x1 y1 और x2 y2 जो 2 कोऑर्डिनेट हैं, अगर किसी थीटा कोण पर बने हो, यानी कि उनका जो लाइन है वो किसी थीटा कोण पर हो, तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखिए, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? उसके लिए ये फॉर्मूला होगा कि आपको सबसे पहले वही करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 cos थीटा। बस इतना सा और है, ये cos थीटा एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 cos थीटा। ठीक है, इस तरह से ये दूरी का फॉर्मूला एक और आपके सामने आ गया है। ये तो आपका यूनिवर्सल है, लेकिन अगर कभी थीटा अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपना आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब होता है कि सेक्टर फॉर्मूला। अब देखिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक लाइन है, उसमें बीच में कोई कोऑर्डिनेट होगा और उस लाइन को वह कोऑर्डिनेट किसी अनुपात में तोड़ रहा होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु किस तरह से थे? एक कोऑर्डिनेट यहां पर x1 और y1 था, यहां पर था, और एक कोऑर्डिनेट यहां पर x2 और y2 था कि नहीं था? इस तरह से एक रेखा थी, ये लाइन थी, और इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y अपन ने किस तरह से निकाले थे? किसी को याद है? हाँ जी, याद होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या यही निर्देशांक थे मिड पॉइंट के? मिड पॉइंट्स के ये निर्देशांक थे ना। तो देखिए, इसमें क्या था कि मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि इस तरफ और इस तरफ जो अनुपात में बटेगा ना, इनका रेशियो 1:1 था। क्या एग्री करते हो कि 1:1 था? अब देखो, 1:1 के लिए तो अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये तो था मध्य बिंदु के लिए, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं मध्य बिंदु। अब लेकिन अब यहां पर इस तरह से बोलेगा 1:1 नहीं, कोई भी अनुपात हो सकता है। जैसे मान लो कि यहां पर निर्देशांक यहां ना होकर यहां हो जाए और आपको कह दे कि 4:3 में बांट रहा है, यहां निर्देशांक ना होकर यहां पे आ जाए और कह दे कि 2:3 में बांट रहा है। इस तरह से भी तो आ सकता है ना। हमेशा मिड पॉइंट तो होगा नहीं, वो पॉइंट यहां भी लाया कर सकता है, यहां भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला को आपको नोट करना है। देखिए, मान लीजिए कि यहां पर एक लाइन इस तरह से है और 2 पॉइंट इधर है x1 और y1, क्लियर, और यहां पर है x2 और y2। यहां पर कोई भी पॉइंट है, ये रहा xy, ये पॉइंट है, और इस तरह से कहा जा रहा है आपको कि ये m अनुपात n में इन दोनों निर्देशांकों को बांट रहा है, या मैं कहूं कि इस रेखा को m:n में ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? अब देखो, इसके लिए फॉर्मूला होगा आपका, ये जो m है, देखो x का निर्देशांक सबसे पहले अपन निकालेंगे, x का निर्देशांक, फिर निकालेंगे अपन y का निर्देशांक। ठीक है, x के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे? m उठाएंगे, m को उठा के उसके x2 के साथ दे देंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, mx2 प्लस फिर n लेंगे, x1 के साथ जाएगा अपॉन m प्लस n। तो ये तो हो गया x का निर्देशांक। y का निर्देशांक भी बिल्कुल इस तरह से ही होगा। क्या होगा y का निर्देशांक? m लोगे आप, फिर इसको y2 के साथ गुणा कर दोगे, प्लस n लोगे और y1 के साथ गुणा कर दोगे अपॉन m प्लस n। तो ये होगा निर्देशांक x का और y का। इस तरीके से निर्देशांक निकाले जाएंगे, लेकिन कब? जब ये इंटरनल होगा, इंटरनल बायसेक्टर होगा, इंटरनल बायसेक्टर थोड़ी कहेंगे इसको,
सेक्टर कहेंगे। बाइसेक्टर यानी तो दो भागों में बट जाना होता है, तो इसका क्या होगा, सेक्टर हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूं कि अंतः विभाजन, यहां देखो साइड में हिंदी लिख रहा हूं ना, अंतः विभाजन सूत्र, क्लियर है। अंतः विभाजन सूत्र के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब अंतः विभाजन का निर्देशांक निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x के लिए लगाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये तो हो गया अंतः विभाजन के लिए। लेकिन भाई साहब अगर आपको यह कहा जाए कि m अनुपात n में कोई निर्देशांक इनको बाह्य विभाजित कर रहा है, यानी कि एक्सटर्नल सेक्टिंग कर रहा है इनकी, यानी कि बाहर की तरफ इनको डिवाइड कर रहा है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, केवल आपको चिन्ह बदलना है। यहां पर माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। लेकिन इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी देख लो। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इंटरनल सेक्टर अगर होगा तो इसको अपन इस तरीके से निकालेंगे, क्लियर है। अब देखिए बाह्य वाला यानी कि एक्सटर्नल, इस पर एग्जांपल भी करने वाले हैं अपन, है ना, टेंशन मतलब अभी करेंगे एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चंस की सीरीज तो अपनी चलेगी, कम से कम 2 या 3 क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर लेकर आने वाला हूं आगे वाली क्लासेस में। उसके बाद अपन इसको ही फिनिश कर देंगे, ठीक है, फिर नया टॉपिक ले लेंगे। और देखिए ये एग्जाम में आता है, एक कमेंट मैंने आज पढ़ा, सुबह को ही आया था कि क्या ये CHSL में आएगा, क्यों नहीं आएगा। हर एग्जाम में इसके 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और काफी आसान होता है, इसको आप अवॉइड ना कीजिए, करके जाइए, ठीक है। और काफी इजी टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा अपना। देखो मैंने क्या बताया अभी, बाह्य वाला यानी कि अगर मान लो कि एक पॉइंट x1 और y1 है, ठीक है, यहां से एक x2 y2 ये रहा इनका, ठीक है, ये कॉमा है, ठीक है, और इसको एक बिंदु यहां पर, समझ रहे हो, यहां पर x y बाह्य विभाजित कर रहा है। अब भैया बाह्य विभाजित करने का क्या मतलब है, यानी कि यहां से अगर मैं देखूं ये जो रेशो होगा वो m होगा, और अगर ये वाला छोटा वाला रेशो देखूंगा तो ये n होगा, तभी तो बाइसेक्टर होगा ना ये, ओ सॉरी बाइसेक्टर क्या, एक्सटर्नल सेक्टर होगा ना। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन सूत्र भी लिख देता हूं साथ में ना, बाह्य विभाजन सूत्र पढ़ रहे हैं अपन। तो ये एक पॉइंट है यहां पर, एक पॉइंट है यहां पर, और इसको इस लाइन के अंदर ना कर बाहर उसको विभाजन कर रहा है, यानी कि डिवाइड कर रहा है, और वो पॉइंट है एक्स वाई। यहां से लेकर यहां तक m रेशो हो गया और यहां से लेकर यहां तक n रेशो हो गया। तो आप क्या करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं, आपको x का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, m उठाना है और x2 के साथ रखना है, ये रहा x2, प्लस n लेना है, x1 के साथ रखना है, और ये प्लस लगा दिया ना मैंने गलती से। देखो ये तो होता है अंतः विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन में माइनस हो जाएगा बस, m माइनस n, क्लियर है। और क्या होता है y निर्देशांक, y निर्देशांक कैसे निकलेगा, m लो y2 के साथ रखो, माइनस n रखो y1 के साथ, और m माइनस n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए, बाह्य विभाजन के लिए। एग्जाम्पल कर ले, इन दोनों के लिए ही एक एग्जाम्पल कर लेंगे, पॉइंट्स वही लूंगा सेम वाले, उसको अंतः विभाजन से भी कर लेंगे, बाह्य विभाजन से भी कर लेंगे। देखो चलिए देखिए, एक बार में क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको चेंज कर देंगे अपन, एक बार अंतः विभाजन के लिए, एक बार बाह्य विभाजन के लिए। मैंने आपको पिछली क्लास में केंद्रक भी बता दिया था, केंद्रक कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट बता दिया था, और आपको दूरी वाला बता दिया था किस तरह से होता है। देखिए अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि 2, 3 तथा 4, 5 को से बनने वाली रेखा से बनने वाली रेखा को एक कोई निर्देशांक, कोई कोऑर्डिनेट दो अनुपात 3 में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, ठीक है, अंतः विभाजित करता है, तो वह निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स, है ना, क्या होगा। देखो राइटिंग को इग्नोर कर देना, जल्दबाजी में लिखा है 2, 3 और 4, 5 से बनने वाली रेखा को कोई कोऑर्डिनेट 2:3, क्या है ये, 2:3 में अंतः विभाजित करता है, तो आपको उस निर्देशांक का निकालना है, क्या निर्देशांक के वो निकालने, क्या होगा निर्देशांक। तो देखो बता रहा हूं, यहां पर 2, 3, यहां पर क्या 4, 5, यहां पर कोई पॉइंट होगा, मिड पॉइंट तो नहीं है, लेकिन अनुपात क्या है, 2:3 है, यानी m और n दिया हुआ है आपको क्या निकालना है, x और y, यानी कि कोई भी निर्देशांक जो होगा x y, तो x का निकालेंगे अपन mx2, m क्या है 2, x2 क्या है 4, प्लस n x1 क्या है 2, ध्यान से देखो आराम से, 2 और 3 5, यही फॉर्मूला था क्या, यही था क्या फॉर्मूला, देखो, और y
एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन 5। बस निकल के निर्देशांक कितना हो गया, 4 दूना 8, 8 और 6 14, 14 बट्टा 5 और कॉमा, जी सही है ना, 4 दूना 8, 8 और 6 14 बट्टा 5, 10, 10 और 9 19, 19 बट्टा 5। तो रैंडम डेटा था, मैंने खुद ही लिया था इसको, 14 बट्टा 5 और 19 बट्टा 5 इसके निर्देशांक निकले हैं। समझ में आ गया होगा कि आपको अंत्य विभाजन के लिए कहे तो आपको यह फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, यहां पर क्वेश्चन को इस तरह से लिख दूं कि बाह्य विभाजित करते हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आपको इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस माइनस कर देना है। ये लो माइनस, लेकिन नीचे भी माइनस हो जाएगा, यानी अगर मैं कहूं तो इसको पूरा मिटा दो अभी नीचे से। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा है ना। जल्दी थोड़ी चल रहे हैं अपन, थोड़ा और स्लो चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या किया कि m x2 माइनस n x1 m माइनस n, अब ये बाह्य विभाजन है तो m माइनस n आएगा। m माइनस n का क्या मतलब होता है, आप कहोगे 2 में से 3 या तो कोई माइनस का आएगा, जी नहीं, अनुपात में जो बड़ा होगा उसमें से पहले वाला घटेगा, ठीक है। तो 3 में से 2 गया तो 1, क्लियर। यहां पर वही 5, 3 में से 2 गया तो 1, क्लियर है। ये कितना हो गया 8, 8 में से 6 चला जाएगा, यहां पे क्या आएगा, देखो दोस्तों m माइनस एन, फॉर्मूले में क्या होता है m माइनस एन होता है ना, इसको माइनस ही रखो, 2 में से 3 गया तो 1 माइनस, ठीक है। अभी इसको ऐसे रखो, बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन का मतलब है कि ये पॉइंट या तो है ही नहीं ना, ये पॉइंट तो बाहर है कहीं पर, यानी कि यहां पर कहीं पे होगा यार ये पॉइंट, जो इसको 2:1 में काट रहा होगा। यानी कि अगर मैं देखूं कि ये यहां से लेकर यहां तक 2 होगा और यहां से लेकर यहां तक 3 होगा अनुपात में, और निर्देशांक इसके यहां पर होंगे x y। सही कह रहा हूं भाई, बाह्य विभाजन है ना, यानी कि पॉइंट अंदर ना होकर बाहर होगा, पहले अंतर विभाजन था तो अंदर था, अब बाह्य विभाजन है तो बाहर होगा। अनुपात इस तरह से होगा 2 और 3। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो तो अब क्या होगा, 4 दूना 8, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बट्टा 1 यानी कि माइनस का 2, कॉमा 10, 10 में से 9 गया तो 1, 1 बट्टा 1 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 1 इसका निर्देशांक हो जाएगा, किसका, जो कि 2:1 में बाह्य विभाजित कर रहा है इसको और इसको। समझ में आ गया। अरे देखो नहीं भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस डेटा को छोड़ो, आप इस डेटा को छोड़ो, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये कब होगा, जब आपको अंतर विभाजन बोलेगा। लेकिन अगर m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, ये कब होगा, जब बाह्य विभाजन होगा। बस प्लस और माइनस का ध्यान रख लेना, अंतर विभाजन में प्लस, बाह्य विभाजन में माइनस, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इसके बाद का क्या, इसका बाद क्या सीन है आपका, अंतर विभाजन हो गया, बाह्य विभाजन हो गया, दूरी वाला भी हो गया, केंद्रक हो गया। अब क्या है, तो रेखा ही बची, शायद रेखा का जो सामान्य रूप होता है, इसका फॉर्म होता है, वही देखना पड़ेगा, बस वही बचा है। उसके बाद तो सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं। देखो आपको रेखा का एक सामान्य रूप पता है क्या होता है, यानी अगर मैं कहूं कि इस लाइन को आप कैसे डिनोट करोगे, यानी कि देखो सीधी सी बात है, आपको कोई कहे कि रेखा का समीकरण आपको याद करना है, तो एक इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है आपको याद रखना है, y बराबर mx प्लस सी होता है। सबने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहां पर m क्या है, m क्या है, यहां पे प्रवणता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, है ना, दिक्कत थोड़ी है। c क्या है, यहां पे अंतःखंड है, बस और तो कुछ नहीं, x और y तो इसके होते ही हैं निर्देशांक। तो y बराबर mx प्लस सी, क्लियर। तो आपको एक बात बताइए, ये रेखा का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपको मैं कहूं कि आप रेखा का समीकरण दिखाते कैसे हैं, वैसे कोई भी समीकरण होगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। आपको मैं कहूं कि समीकरण क्या होता है, समीकरण आप कहेंगे ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है कि नहीं होता है, क्या यह एक समीकरण का वो है, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ये क्या है, रेखा का समीकरण है, ये भी रेखा का समीकरण है, ये भी रेखा का समीकरण है। ये क्या है, ये प्रवणता वाला रूप है, यानी कि रेखा का प्रवणता रूप, रेखा का प्रवणता रूप। और ये क्या है, सामान्य रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें अपन क्या करते हैं दोस्तों कि प्रवणता इससे भी निकल जाएगी, उससे भी निकल जाएगी। देखो प्रवणता यहां पे डायरेक्ट लिखी हुई है, लिखी हुई है। मैं कहूंगा कि इसमें से अगर कोई रेखा का समीकरण दे रखा है आपको, तो उसमें से आप प्रवणता कैसे निकालेंगे। तो प्रवणता निकालने के लिए आपको क्या करना है कि m, प्रवणता यानी m इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक यानी कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट, ठीक है।
यानी कि x का गुणांक अपन y का गुणांक माइनस लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहां से m निकल जाएगी। अब कहेंगे आपकी m की जरूरत क्या पड़ी, इस फॉर्म से इस फॉर्म में अपन किस तरह से आए। देखो हटा देता हूं इसको अभी, है ना, प्रवणता सिखा रहा हूं आपको। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। जब इसके कल क्वेश्चन करेंगे ना अपन, तब आप कहेंगे कि वास्तव में बहुत ईजी टॉपिक था और बहुत ही जल्दी फिनिश भी कर देंगे इसको अपन, टेंशन नहीं लेनी है, जल्दी से नया टॉपिक भी उठा लेंगे। देखो अब देखो, अगर आपको एक दे रखा हो m, यानी प्रवणता दे रखी हो, और आपको बोले कि x y, क्या दे दे, x y दे दे, हाँ, और कह दे कि आपको रेखा का समीकरण बताना है, तो आपको क्या याद रखना है। देखो इस तरह से निकलता है y, ये x1 माइनस y1 देगा, सॉरी x1 y1 देखा। कोई भी जो समीकरण होता है x1 y1 इसका कोई कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि निर्देशांक है, m इसकी प्रवणता है, m इसकी प्रवणता है, और कहेगा कि आपको एक रेखा का समीकरण बताना है। तो आप कहेंगे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये आपका समीकरण हो जाएगा। कब होगा ये समीकरण, जब आपको प्रवणता दी हुई हो, यानी कि स्लोप दी हुई हो, और कोई पॉइंट दिया हुआ हो, और फिर बोले कि आपको रेखा का समीकरण लिखना है, तो आप लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बस इतना सा ध्यान रख लो, ठीक है। तो ये भी हो गया सीन आपका, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या देखेंगे अपन, एक सेकंड देखते हैं, मैं कंटेंट लेकर आया था आपके लिए कि क्या क्या हो गया है और क्या क्या बच रहा है। एक सेकंड रुकिए। स्लोप फॉर्म हो गई जी। एक दो स्लोप के बारे में आपको बता देता हूं कि जो m होता है यानी प्रवणता होती है, अगर कोई समांतर रेखाओं की प्रवणता होगी, यानी कि उसकी पैरेलल लाइंस होगी, तो समांतर रेखाओं के लिए प्रवणता बराबर होती है। समांतर रेखाओं के लिए प्रवणताएं बराबर होती है, बराबर होती है। यानी कि क्या मतलब कहा मैंने, अगर दो लाइंस हैं, इस तरह से कोई दो लाइन है, पैरेलल है, तो इसकी m1 ले लो और इसकी ले लो m2, ये दोनों मान में बराबर होगी हमेशा। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, आराम से करेंगे अपन। तो जब भी यहां पे आप नोट डाल लीजिएगा कि समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस के लिए प्रवणताएं दोनों बराबर होती है, यानी अगर इसकी m1 है इसकी m2 है तो दोनों मान में बराबर होगी, दोनों की वैल्यूज बराबर होगी, ठीक है। समांतर रेखाओं के लिए हो गया। अब अगर मान लो लंब रेखा हो, लंब रेखा हो यानी कि अगर कोई सीधी रेखा है उस पर एक लंब रेखा डली हुई है, यानी कि परपेंडिकुलर हो, तो उसकी क्या होती है, m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। सबको पता होगा, एक बार फिर भी लिख लो कि रेखा का उसकी लंबवत रेखा का उसकी लंबवत रेखा से रेखा की प्रवणता से संबंध, क्या होगा। जैसे मान लो एक लाइन ये है सीधी लाइन और इसकी परपेंडिकुलर लाइन है, तो मैंने कहा कि इसकी तो प्रवणता है m1 यानी स्लोप, और इसकी स्लोप है m2, तो मैं कहूंगा कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। क्लियर है आपको कि अगर पैरेलल होगा तो दोनों प्रवणताएं बराबर होगी, अगर परपेंडिकुलर लाइन के साथ बोलेंगे तो m1 और m2 को गुणा करने पर -1 आएगा, ठीक है। इसको नोट करते चलो, आराम से क्वेश्चंस करेंगे अपन, मजा आने वाला है काफी, है ना। देखो, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है और आप नोट करते चल रहे हैं। देखिए और तो क्या बचा है, और तो मेरे हिसाब से सारा मैंने बता दिया। एक दो एग्जाम्पल करना चाहे तो अपन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और देख लो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या परपेंडिकुलर, मैं आज थ्योरी सारी कंप्लीट कर देता हूं, कल से अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है कि अगर एक लाइन इस तरह से है और एक लाइन इस तरह से है, ठीक है, और उसके लिए आपको कह दे कि पॉइंट दे रखा है आपको एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई दे रखा है, और आपको इस लाइन का समीकरण दे दे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको इसकी इससे दूरी बतानी है, परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस बतानी है। तो क्या करेंगे आप, यहां पे डिस्टेंस का फॉर्मूला किस तरह से होगा, मापांक के अंदर डालेंगे। मापांक का क्या मतलब होता है, हमेशा पॉजिटिव आपकी वैल्यू आएगी। तो देखो इसमें होगा कि ax1, ये जैसे पॉइंट ले लो x1 y1 ले लो, क्योंकि यहाँ पे समीकरण तो ax के फॉर्म में है, तो आप ले लो ax1 प्लस by1 प्लस c
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा किसका, परपेंडिकुलर लाइन का। क्लियर है, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है जी? बिल्कुल ठीक है, सी लगा दिया मैंने, बिल्कुल। अब एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ देखो, आपको मैंने अभी विभाजन सूत्र पढ़ाया था ना, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला के अंदर आपको कभी कभी रेशो निकालने का पूछ देता है कि निर्देशांक दिए हुए हैं तो आपको रेशो बताना है। क्या पूछेगा, रेशियो पूछ लेगा। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन अगर लिखना चाहूं तो क्वेश्चन अगर मैंने इस तरह से लिखा कि यहां पर कोई निर्देशांक 2, 5 है, ठीक है, यहां पर कोई निर्देशांक आपके 5 और 4 है, अंतर विभाजन करने वाला निर्देशांक आपको दे देगा। यानी कि अंतर विभाजन वाला जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी आपको दे दिया 3, 5। क्लियर, ये इसको अंतर विभाजन कर रहा है, तो बताइए कि आपको किस अनुपात में कर रहा है, विच रेशो। ठीक है, तो रेशो अगर आपसे पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है भाइयों। रेशो अगर पूछ ले तो आपको अपनी तरफ से k is to 1 मानना है। क्या मानना है, k is to 1 मानना है। रेशियो में k अनुपात 1 मान लो या लैम्बडा अनुपात 1 मान लो। अब इसके बाद आपको वही फॉर्मूला लगा देना है, इससे आपकी k अनुपात 1 की वैल्यू आ जाएगी। किस तरह से आएगी, आइए देखिए। देखिए अंतर विभाजन है, इंटरनल है, तो फॉर्मूला होता है x के लिए होता है क्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, और y के लिए क्या होता है, y के लिए होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, तो लगा दो। m यानी क्या है, यहां पे k है प्लस n यानी 1 है तो 1x1, और यहां पे mx2, x2 का मतलब 5, या मैंने 5 नहीं लिखा ना, मैंने 5, और n के साथ x1 2 अपॉन k प्लस 1। क्लियर है, k प्लस 1 है, बराबर में क्या होगा भैया, x का निर्देशांक निकालना है ना, ये x का निर्देशांक निकालना है तो आप इसके सामने 3 रख दो। ठीक है, इसी तरीके से आप y वाले निर्देशांक से भी कर सकते हैं। तो यहां से मैंने 3 बराबर में रख दिया। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है, देखो ऐसे दिख रहा है कि 5k प्लस 2 बराबर यहां पे जाएगा 3k प्लस 3 हो जाएगा। 5k में से 3k गया तो 2k हो जाएगा, यानी 2k, और क्या बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, k की वैल्यू आ गई 1/2। तो अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि k अनुपात 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लगा दूं, तो k अनुपात 1 की वैल्यू आ गई 1/2। यानी कि सीधी सी बात है कि आपका 1/2 आंसर आ जाएगा। रेशियो क्या निकल के आ गया, 1:2। ठीक है, देखो 1/2 यानी कि 1:2। समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, आपको y के निर्देशांक की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि आपने 3 बराबर में रखा और k का मान निकाल लिया। अगर आपको y के निर्देशांक से करना है तो k को 4 से गुणा करो, 1 को 5 से गुणा करो, अपॉन में बराबर में 5 लिख दो, k प्लस 1 को उससे गुणा कर दो, बस बिल्कुल ऐसा कैसा चलेगा, तभी भी 1/2 आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अपन इस सेशन को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जहां तक मैंने समझा दिया है उसको एक बार और रिपीट कर लेना, कुछ फॉर्मूले हैं इधर उधर ना हो जाए। अरे हाँ, एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला आपका त्रिभुज का फॉर्मूला तो रह गया, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। देखिए एक फॉर्मूला और याद आ गया अचानक से, उसको भी लिख लो। त्रिभुज का फॉर्मूला, जैसे मान लो त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, 3 पॉइंट देगा आपको x1 y1, x2 y2 और x3 y3, बोलेगा इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल होगा 1/2। फॉर्मूला होता है इसका x1, यहां पे लिखो x2, यहां लिखो x3। ठीक है, इस तरीके से लिखना, आप जल्दी से याद हो जाएगा। ये लो, अब देखो x1 1 आ गया ना, 1 आ गया तो क्या बचा, 2 और 3 बचा, तो 2 और 3 यानी कि y2 माइनस y3। अब यहां पे 2 आ गया तो क्या बचेगा, 3 और 1 बचेगा, तो y3 माइनस y1। अब यहां पे 3 आ गया तो 1 और 2 बचेगा, यानी कि y1 माइनस y2, यानी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से आपको ये त्रिभुज का फॉर्मूला निकालना है। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, और नहीं याद हो रहा है तो आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ये आपको इस तरह से याद रखना है, 123 231 312, ये याद रख लेना। क्या याद रखोगे, 123 231 312, 123 231 312, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। 123 231 312, 123 231 312, 123 231 312। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको त्रिभुज का फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया। लेकिन देखिए कभी कभी एक बात होती है कि आपको 3 निर्देशांक दे देता है, 3 निर्देशांक दे देता है और कहता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, लेकिन लास्ट में जाकर क्षेत्रफल 0 आ जाता है। तो ये कब संभव है, देखिए दोस्तों, अगर क्षेत्रफल 0 आ जाता है, क्षेत्रफल 0 आने का मतलब है कि वह तीनों निर्देशांक त्रिभुज नहीं बना रहे हैं, वो तीनों एक सीधी रेखा में हैं, यानी कि कॉन्करेंट हैं। इस तरह से पॉइंट होते हैं वो, ये वाले पॉइंट इस तरह से, यानी कि
सनरेक होते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं सनरेक, कौन करंट सनरेक होते हैं। तो इस तरह से अगर मैं इसको उल्टा बोलूं कि सनरेक बिंदुओं का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा, या मैं कहूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी 0 निकलेगा तो वो तीनों बिंदु त्रिभुज ना बनाकर एक संरेख बिंदु होंगे, यानी कि सीधी लाइन पर स्थित होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब रखते हैं अपन इस सेशन को यहीं तक। उम्मीद करूंगा कि आपको मैंने जो समझाया है वो समझ में आ गया होगा। 2-3 फॉर्मूले हैं, इधर उधर से देख लेना, सारे बता दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अगले सेशन में अपन करेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, फिर अपन लेंगे एक अच्छा सा नया टॉपिक। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ना है, अपना ध्यान रखना है, और लाइक शेयर कमेंट अगर आपको अच्छा लगे तो ही करना है, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, करो मत करो आपके ऊपर है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।